जय श्री राम साथियों आज की कक्षा में हम अपर निजी सचिव की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 14 मार्च 2026 को, यानी कि APS मेंस जो हुआ था, उसके पेपर को डिस्कस करेंगे। और अभी हम पहले उत्तराखंड के सेक्शन को करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद कितना टाइम होता है, उसके बाद आगे GK के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे करेंगे कि उत्तराखंड के अलग और GK के अलग करके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन APS मेंस का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम हिमनद से नहीं होता है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर से नहीं होता है। देखो पहला ऑप्शन है मंदाकिनी। मंदाकिनी का किससे होता है? चौराबाड़ी ग्लेशियर से। चौराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, तो ये तो नहीं हुआ। अलकनंदा का होता है संतोपंथ ग्लेशियर से। संतोपंथ ग्लेशियर चमोली में है, इसको क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकोण आकार का है संतोपंथ ग्लेशियर, जिसके किनारे पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने तप किया था, ऐसा मान्यता है। तो इससे आती है अलकनंदा नदी। और गौरी नदी है, इसका उद्गम भी ग्लेशियर से होता है। लेकिन जो गोमती नदी है, गोमती नदी बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से निकलती है, तो गोमती नदी का उद्गम किसी ग्लेशियर से नहीं होता है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जनपदों में बेदनी बुग्याल स्थित है। देखो बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। इसको वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है कि यहीं पे वेदों की रचना हुई थी। और बेदनी बुग्याल के समीप ही रूपकुंड है। रूपकुंड आपको पता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दृश्य है इसके आसपास का, इसलिए इसका नाम रूपकुंड रखा गया है। और इसकी खोज 1942 में रूपकुंड की खोज की थी एक रेंजर थे R माधवन। और रूपकुंड को दुनिया में प्रसिद्ध किया था किसने? स्वामी प्रणवानंद ने। और रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें वन आवरण सबसे कम है, ठीक है। वन आवरण सबसे कम पूछ रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ये 18वें नंबर की रिपोर्ट है, आप ये याद कर लीजिएगा। 18वें नंबर की रिपोर्ट है और द्विवार्षिक के आधार पर जारी की जाती है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है वन स्थिति रिपोर्ट। तो 18वीं रिपोर्ट है, इसमें जो सबसे कम वन आवरण है वो है उधम सिंह नगर का, ठीक है। उधम सिंह नगर का सबसे कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसमें स्टेटमेंट है बहुत सारे, इसको पढ़ना होगा हमें। चलिए, टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सन 1952 के आम चुनाव में राज परिवार से कमलेंदुमती शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। देखिए 1952 के समय पे 1949 तक 1949 1 अगस्त 1949 को टिहरी किस में विलय हुआ था? भारत संघ में विलय हुआ था। तो तब तक देखिए आज़ादी के बाद भी यहाँ पर राजशाही चल रही थी। तो उसके बाद भी तो राज परिवार से आते थी कमलेंदुमती शाह, तब तक मानवेंद्र शाह राजा थे, तो इन्होंने फिर बाद में विलय कर दिया था भारत संघ में, ठीक है। तो उसके बाद 1952 का जो आम चुनाव हुआ उसमें कमलेंदुमती शाह आई थी, इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा कमलेंदुमती शाह ने, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए, और ये क्या था? टिहरी की जनता में राजशाही समाप्त हो जाने पर भी राज परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास बना रहा। देखिए अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि जो टिहरी की जनता है उनका राज परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास है, वरना उनके अपोजिशन में भी तो कोई खड़ा हो सकता है ना। तो हम इस स्टेटमेंट के बेस पे हम इस स्टेटमेंट को भी सही मानेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिए, कमलेंदुमती शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा सिंह से पराजित हुई। तो ये तो गलत हो गया, जब कोई अपोजिशन में है ही नहीं तो कैसे पराजित हुई? तो तीसरा तो एलिमिनेट हो गया इससे तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, ठीक है। इसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं के निम्न में से कौन से क्षेत्र अत्यधिक सक्रिय रहे थे? देखिए, अत्यधिक सक्रिय रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM, 1942 में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त की रात को शुरू हो गया था, लेकिन जो 9 अगस्त जैसे ही रात को ऑपरेशन 0 आवर शुरू होता है 12 बजे से, तो उसके बाद जो प्रबुद्ध संपन्न नेता थे बड़े बड़े, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जो झलक थी उत्तराखंड में भी देखने को मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन की। हालांकि उत्तराखंड उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं था राष्ट्रीय आंदोलनों से, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से जो थे वो सक्रिय थे। तो इनमें से मैं बताने थे वो कौन कौन से हिस्से सक्रिय थे। ठीक है, देखिए, पहला हिस्सा है सल्ट। सल्ट तो आपको पता है, अभी भी यहाँ पे 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर 1942 को यहाँ पे सल्ट कांड हुआ था, आपको याद होगा। देघाट कांड हुआ था और खुमाड़ में भी खुमाड़ यहाँ पर भी सक्रिय था। ठीक है, देखो, एक मझेड़ा है, ये जगह है अल्मोड़ा में है, और कोटाबाग है नैनीताल में है। देखो, कोटाबाग चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, इस सब के लिए। मझेड़ा में आई थिंक तांबे का कुछ है या कुछ है, मतलब कुछ तो है, लेकिन अल्मोड़ा में है ये स्थल। लेकिन ये उतना प्रभावित नहीं हुए थे। ठीक है, तो 1, 2, 3 प्रभावित हुए थे, यानी कि सल्ट, देघाट और खुमाड़। देघाट कांड आपको याद होगा, सल्ट कांड याद ही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के जनपदों में किसमें नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम था? ठीक है, नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम, इसमें हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर लिंगानुपात न्यूनतम बोलेगा क्वेश्चन अलग होगा, और लिंगानुपात अधिकतम बोलेगा अलग होगा, लेकिन इसमें आगे एक टर्म यूज़ किया है नगरीय। तो नगरीय लिंगानुपात सबसे कम था उत्तरकाशी में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये अभी 2026 के पेपर में आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप आगे भी ध्यान रखिएगा। नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम किधर पे है? उत्तरकाशी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कद्दू खाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक का रज्जू मार्ग जो रोपवे है स्थल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किन जनपदों में स्थित है? देखो, आपको मंदिर याद होगा, सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। तो जो कद्दू खाल से सुरकंडा देवी मंदिर का जो रोपवे होगा कहाँ होगा? ऑब्वियसली टिहरी गढ़वाल में होगा। ठीक है, सुरकंडा देवी मंदिर, यहाँ पे सुरकंडा देवी मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 1994 में के उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान से हुई थी? जो उत्तराखंड में जन आंदोलन हुआ, किस लिए हो रहे थे? ये सारे पृथक राज्य के लिए आंदोलन हो रहे थे कि हमारा राज्य अलग बनाओ करके। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था आपके पौड़ी जिले से। ठीक है, कहाँ से हुआ था? पौड़ी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई? अब अंग्रेजी शिक्षा की बात आ रही है, उत्तराखंड में कब प्रारंभ हुई? अंग्रेजी शिक्षा 1840 में प्रारंभ हुई। आयोग ने इसका आंसर बी दिया है, कृपया संशोधित उत्तर आने पर अपने उत्तर की जांच। अच्छा देखिए, तो 1840 में हुई, इसमें 1840 के नियर बाय 1839 दिया, तो इसलिए इसको आयोग ने सही माना होगा। ठीक है, देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, 1840 में पौड़ी लेके आ गए थे ना, ये हेडक्वार्टर को कुछ चेंज किया था इन्होंने, श्रीनगर से पौड़ी लेके आए थे ऐसे कुछ। तो अच्छा, मैं एक अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्या है एग्जैक्ट फैक्ट। तो अभी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई उत्तराखंड में? 1840, आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत आभूषण नहीं है? परंपरागत आभूषण नहीं है, देखिए, खग वाली, पतीला वाली, ऐसे करके तो मैंने कहीं पर पढ़ा है। लाबी और वेणी फूल ये सब, और जो गुरगावी है ये नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं इन आभूषणों को नहीं जानती हूँ, तो इसमें मैं कम ही ऑप्शन लगाती हूँ, क्योंकि तुक्का लगाए तो गलत बैठता है। ठीक है, तो इसमें से आप बता देंगे जो आभूषण नहीं है वो है गुरगावी। अब गुरगावी क्या है, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और देखिए, खगवाली, लाबी और वेणी फूल क्या है? आभूषण। खगवाली, लाबी, वेणी फूल आभूषण है। खगवाली, लाबी, वेणी फूल क्या है? आभूषण है। ये फैक्ट हो गए। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस परमार शासक ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? किस परमार शासक ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किया था? ये थे महीपति शाह। महीपति शाह आपको याद होंगे, ये कौन थे? महीपति शाह
इनके पुत्र पृथ्वीपति शाह और इनकी महारानी थी जो कर्णावती इन बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, जो देहरादून का कर्णपुर शहर है वो भी इन्होंने ही बसाया है, जहाँ पे अभी बहुत सारी कोचिंग सेंटर बने हुए हैं और लाइब्रेरी वगैरह है। फेमस शहर कर्णावती, तो रानी कर्णावती ने बसाया। वो थी महेपति शाह की पत्नी। इनको नकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो रानी कर्णावती थी, इन्होंने मुगलों के जो सेनापति थे उन्होंने आक्रमण किया था नवादा में। नवादा तब राजधानी थी ये परमार शासन की देहरादून की। तो इन्होंने मुगलों के नाक कान कटा दिए थे, तो इसलिए इनको नकटी रानी भी कहा जाता है। तो जो पृथ्वीपति शाह थे, इन्होंने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। 3 बार आक्रमण, तिब्बत को दापा भी बोलते हैं। दापा पे 3 बार आक्रमण किसने किया? महीपति शाह ने। ठीक है, चलिए। और जो श्याम शाह हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। श्याम शाह के बारे में, इनकी 60 रानियों के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी कि श्याम शाह को बिलासी राजा भी कहते हैं। जब इनकी मौत हुई थी तो इनकी 60 रानियाँ सती हुई थी, ऐसा बताया जाता है श्याम शाह के बारे में। और फतेह शाह ने 4 गांव दान दिए थे ये देहरादून में। और फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के युद्ध का जिक्र भी मिलता है किसमें? विचित्र नाटक, जो गुरु गोविंद सिंह की कथा है उसमें गुरु गोविंद सिंह के साथ फतेह शाह का युद्ध का जिक्र भी मिलता है। ठीक है, चलिए। और प्रदीप शाह की संरक्षिका थी रानी कनक देई। और ये प्रदीप शाह टिहरी रियासत के राजा हैं, ये बाद में आएंगे। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसने की? हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की टिहरी में भवानी शाह ने। ठीक है, इसने की। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मैं चेक कर लूँ जरा। सी, भवानी शाह ने नहीं की, कीर्ति शाह ने की। ठीक है, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी कीर्ति शाह ने। कहाँ पे? टिहरी में हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की भवानी शाह ने। संस्कृत स्कूल खोला था भवानी शाह ने। ठीक है, संस्कृत स्कूल खोला था, मतलब संस्कृत से संबंधित इन्होंने कुछ तो किया था भवानी शाह ने। लेकिन जो हिवेट अगर आ जाएगा, हिवेट संस्कृत पाठशाला आएगा, तो किसने? कीर्ति शाह ने। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रम्माण उत्सव किस स्थान में मनाया जाता है? ठीक है, रम्माण हमने आज ही पढ़ा था जब हमने चमोली का जिला सीरीज की थी। तो ये कहाँ से? सलूड़ डुंगरा और सेलम गांव में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और सलूड़ डुंगरा की संयुक्त पंचायत ही यहाँ पे जो रम्माण उत्सव है उसको आयोजित करती है। और रम्माण में क्या? ढोल और नगाड़े इनको प्रयोग किया जाता है। और रम्माण में मुखौटे होते हैं बड़े बड़े, 2 प्रकार के मुखौटे थे, ध्योपत्तर और खलियारी। ध्योपत्तर देवताओं के मुखौटे थे और खलियारी मनोरंजन के लिए थे। और एक बन्याण था जो तिब्बत व्यापारी से संबंधित होता था। मोरयाण ये पशुपालक और उसकी पत्नी से संबंधित था। और एक तीसरा कुरु जोगी था जो कि हास्य पात्र था। ये सब रम्माण की इसमें था। और रम्माण को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? कुशल सिंह भंडारी को जाता है। और यूनेस्को और रम्माण हमारी 2016 में गणतंत्र दिवस की परेड में इसको भी शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए, ये रम्माण के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड की किस जनजाति में परंपरागत पंचायत को खुमरी नाम से जाना जाता है? ठीक है, खुमरी पंचायत किस में होती है? जौनसारी में। ठीक है, खुमरी भी लिखते हैं कहीं पे इसमें खुमरी लिखा है। खुमरी पंचायत कहाँ पे होती है? जौनसारी में। खुमरी या खुमरी। ठीक है, अच्छा, ऊपर मेरे को एक मंदिर दिख रहा है, सुरकंडा मंदिर कहाँ था? सुरकंडा मंदिर टिहरी में था। अभी हमने पीछे सुरकंडा से कद्दू खाल जो रास्ता जाता है वो वाला, उसके बारे में देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, 15वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। एकदम सही बात है, दोनों कथन सही हैं। और विलय कब किया? 1926 में, यानी कि ठीक 10 साल बाद इसका विलय कर दिया गया। कुमाऊं परिषद के बारे में अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं, 1916 में स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद की नैनीताल में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ कुमाऊं परिषद का ठीक अगले साल 1917 में हुआ अल्मोड़ा में। इन्होंने अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने। ठीक है, हम बाकी अधिवेशन भी बताते हैं लेकिन टाइम लग जाएगा, तो अभी हम पेपर डिस्कशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? कब आया? 2016 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
2016 में आया। और अपने अर्पण कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद पदार्थ बिस्वार किससे बनाया जाता है? जो सफ़ेद पदार्थ बिस्वार होता है वो चावल के आटे को पीस कर बनाया जाता है। ठीक है, पहले चावल के दानों को भिगा देते हैं, फिर उसके बाद जब वो गीले हो जाते हैं तो फिर उनको पीस के जो लिक्विड बनेगा उससे हम अर्पण डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति को आदिम जाति का दर्जा दिया गया है? एक राजी को और एक बोक्सा को। राजी और बोक्सा इन दोनों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। राजी को दिया था 1975 में, बोक्सा को दिया 1981 में। ठीक है, जनजाति का दर्जा। और जो ये सारी जनजातियां हैं, मतलब जो उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, भोटिया, राजी, थारू, जौनसारी, बोक्सा, इन पांचों को जनजाति का दर्जा दिया था 1967 में। अगर पांचों की बात आएगी जनजाति का दर्जा 1967 में। और आदिम जनजाति केवल 2 हैं, राजी और बोक्सा। राजी को दिया 1975 में और बोक्सा को दिया 1981 में। चलिए, अब ये तो ऐसे याद छोड़ो। नेक्स्ट देखो, गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए थे। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए थे उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल, गोरख वीर खड़ग बहादुर और भैरव दत्त जोशी। 3 लोग शामिल हुए थे उत्तराखंड से, ज्योतिराम कांडपाल, गोरखवीर खड़ग बहादुर, गोरखवीर खड़ग बहादुर और भैरव दत्त जोशी। देखिए भैरव दत्त धूलिया है इसलिए गलत हो गया, भैरव दत्त जोशी होते तो ये भी सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक गाथाओं के उदाहरण है? धार्मिक गाथाओं के उदाहरण, इनमें से गंगनाथ का है। ठीक है, जो तीलू रौतेली है ये वीरांगना से संबंधित हो गई, वीरांगनाओं से संबंधित। और जीतू बगड़वाल भी उसमें नहीं आते, ये इनकी लोक गाथाएँ हैं, आछरी वगैरह से संबंधित हैं इनकी गाथाएँ। और रतुआ फड़त्याल भी, ये भी उसी में आएंगे, वीर गाथा वगैरह में ही आएंगे। तो जो धार्मिक हैं वो गंगनाथ हैं। गंगनाथ जी जो कि अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता माना जाता है इनको। गंगनाथ जी को क्या बोलते हैं? अल्मोड़ा में घर घर पूजे जाने वाले देवता। और इनकी गाथा क्या है? धार्मिक गाथाओं से आधारित है। अगला क्वेश्चन, 2023 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर क्या थी? 3.2%। 2023-24 में 15 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% इतना बोला है। पता नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखते हैं, सरकार का डेटा क्या होता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, फैक्ट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मैं नहीं दे सकती। और अगला क्वेश्चन है, भारत का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का क्या लक्ष्य है? मतलब जो भारत का नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को कितने गीगावाट तक की ये हासिल करेगा? 2030 तक का लक्ष्य है ये 500 गीगावाट, 500 गीगावाट। और किससे है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, ये जो भी मतलब जिनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हाइड्रो पावर वाली हो गई, जल ऊर्जा, ये सब उसमें आती हैं। और जैसे अनवीकरणीय में कौन होगी? कोयला, पेट्रोलियम, इनकी जिंदगी के भंडार समाप्त हो जाएंगे, वो अनवीकरणीय में। तो 2030 तक टारगेट है इंडिया का 500 गीगावाट। ठीक है, गीगावाट, मैं मेगावाट गलती से बोल रही हूँ क्योंकि जुबान में मेगावाट रहता है। ये भारत के लेवल का है तो इसलिए 500 गीगावाट तक की क्षमता को हासिल करने का लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में गांव की सीमाओं की रक्षा करने के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? गांव की सीमाओं की रक्षा करने के लिए भूमिया देवता की पूजा करते हैं। इनको भूमजू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमजू, भूमजू। और जगह तो पता नहीं, जैसे एक हम कोई चौराहे पे या किसी रास्ते के किनारे पे एक ऐसे मतलब पत्थर, मतलब एक पत्थर प्रतीकात्मक रूप से पत्थर होता है, उनको भूमजू या भूमिया देवता कहा जाता है। और वहाँ पे पत्थर या फूल पत्ती कुछ भी चढ़ाया जाता है। जब भी रास्ते में आसपास इधर उधर जा रहे हैं तो बोलते हैं कि ये क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, भूमिया देवता। चलिए, अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं किस सूबा का अंग था?
जो सरकार कुमाऊँ है ये दिल्ली सूबा का अंग था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के किस संघीय बजट में प्रारंभ किया गया? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान भारत के किस संघीय बजट में प्रारंभ किया गया? 2024-25 के बजट में प्रारंभ किया गया जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024-25 में। अगला प्रश्न है, 2020 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कितने रणनीतिक क्षेत्रों को आच्छादित करती है? 14। देखो अब ये 2020 का क्वेश्चन है एक तो, और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कितने, क्योंकि ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का कोई भरोसा नहीं रहता कि क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो इन क्वेश्चनों से ज़्यादा आप परेशान मत होना। ठीक है, अब गोट वैली परियोजना कब आई? 2022 में आई उत्तराखंड में। ठीक है, गोट वैली परियोजना कब आई उत्तराखंड में? 2022 में। कब आई गोट वैली परियोजना? 2022 में। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में बागवानी उत्पादन के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है? बागवानी उत्पादन के अंतर्गत, ठीक है, क्षेत्र अधिकतम कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड वार्षिक बजट 2025-26 के अनुसार लैंगिक बजट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जो लैंगिक बजट है इसका कॉन्सेप्ट कब आया? सबसे पहले 2007-08 में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड में जो लैंगिक बजट का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले 2007-08 में पहली बार प्रस्तुत किया गया। इसमें योजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और श्रेणी 1 में के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन योजनाएं सम्मिलित है। श्रेणी 1 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन योजनाएं सम्मिलित हैं। इसका उत्तर है 1 और 3, यानी कि 2 वाला गलत है। 3 श्रेणियों में बांटा है, कितने में बांटा है मुझे नहीं पता है। और देखो लैंगिक बजट का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में कब आया? 2007-08 में। लैंगिक बजट का कॉन्सेप्ट उत्तराखंड में 2007-08 में आया, और जो इसके अंदर महिलाएं हैं श्रेणी 1 के अंतर्गत उनको 100% आवंटन की योजनाओं में सम्मिलित किया गया है। ये फिर इकोनॉमिक सर्वे से आ रखा है, इसको देखो 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न जनसंख्या आधार के शहरों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। शहरों को 6 टियर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, सही है। टियर 1 में शहरों का तात्पर्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या आकार से है, ये भी सही है। यानी कि जो आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया, तो इसने क्या किया? शहरों को 6 टियर में वर्गीकृत किया है। तो इसमें जो शहरों का तात्पर्य है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, तो उनको इन्होंने टियरों के शहर के रूप में परिभाषित किया है। और टियर 1 में कितने हैं? 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या टियर फर्स्ट में आते हैं। कितने टोटल? 6 टियर है। किसने बांटा है? आरबीआई ने। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड की सुविधा थी? देखो राशन कार्ड लगभग हम सभी के पास होता है ना, तो 84% लोगों के पास क्या थी? राशन कार्ड की सुविधा थी इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार। और कब की बात पूछी है इसने? 2022-23 में। ठीक है, चलिए ये रीजनिंग तो हम अभी नहीं करेंगे, अगर करनी होगी तो कभी बाद में सारा एक साथ मिक्स करके करेंगे। और अब जी के तो अभी इसमें करें, इसमें नहीं करते। ठीक है, इसको हम उत्तराखंड का ही रहने देते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए इसको साथ में। अच्छा क्या था इसमें? पहले नदियों का उद्गम हिमनद से नहीं होता है, गोमती नदी थी, बाकी का तो होता है। और बेदनी बुग्याल चमोली हो गया। सबसे कम बनावरण था उधम सिंह नगर में, FRI रिपोर्ट। और कमलेंदु शाह 1952 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, और इनके प्रति वफादारी दिखाई थी किसने? जो और ये लोग थे टिहरी की जनता ने।
और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत सल्ट, खुमाड़ और देघाट में आंदोलन हुए थे। और न्यूनतम नगरीय लिंगानुपात किसका था? सबसे कम नगरीय लिंगानुपात था उत्तर काशी का। और शुरकंडा देवी मंदिर बछेली खाल से यहाँ का जाने का जो रोपवे था वो टिहरी गढ़वाल में हो गया। और 1994 का जब जन आंदोलन शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पौड़ी से। उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा 1840 में हो गई। और खगवाली लावी वेणी फूल आभूषण, खगवाली लावी वेणी फूल आभूषण किस परमार शासक ने तिब्बत में 3 बार आक्रमण किया? महीपति शाह, कर्णावती के पति। हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने, हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कीर्ति शाह ने। और रम्माण सरोवर डुंगरा गाँव हो गया। खुमड़ी नाम से किसकी पंचायत को जाना जाता है? जौनसारियों की पंचायत को। और पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में 2016 में आया उत्तराखंड का अपना, ठीक है। और ऐपण कला में जो विश्वार वो चावल का हो गया। आदिम राजी और बोक्सा 2 होते हैं। और धार्मिक गाथा गंगनाथ। और इसमें हमने जो बेरोजगारी दर देखी थी 2023 से 24 में 15 साल या उससे अधिक वालों के 3.2% थी। और नवीनीकरणीय ऊर्जा में 2030 तक भारत का लक्ष्य है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का। अगला देखिए, और गाँव की सीमाओं की रक्षा करने के लिए भूमिया देवता हो गई। और अकबर के शासनकाल में सरकार घुमाऊं दिल्ली सूबे का अंक था। और प्रधानमंत्री ने जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की संघीय बजट में प्रारंभ किया था 2024-25 में। 2024-25 में जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान प्रारंभ किया मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जनजातीय इसने किया। और ये क्या थी? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन परियोजना 2020 में भारत सरकार ने की थी। इसमें 14 रणनीतिक क्षेत्रों को आच्छादित करती है। गोट वैली परियोजना 2022 की है। और बागवानी उत्पादन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तरकाशी में है। और हमने लैंगिक बजट की कॉन्सेप्ट देखा था। उत्तराखंड में सबसे पहले लैंगिक बजट आया 2007-8 में। और इसमें जो श्रेणी 1 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन की योजनाएं शामिल हैं। और फिर हमने देखा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में RBI ने विभिन्न जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया। और इस RBI ने इनमें 6 टियरों के आधार पर वर्गीकृत किया था। और टियर 1 में ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख या अधिक है। और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, जीके का, उत्तराखंड का। इसमें क्या है? आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2022-23 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पास राशन कार्ड सुविधा थी? 84%। कितने प्रतिशत? 84%। तो साथियों ये था हमारा APS का उत्तराखंड वाला थोड़ा सेक्शन। 30-31 प्रश्न कर चुके हम। बाकी तो ये रीजनिंग है, इसको हम कभी अलग से करेंगे क्योंकि ये बीच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। और अब आगे है कुछ और क्वेश्चन, इनको हम दूसरी क्लास में करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 100 तक करने हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।